सो हाय एवरीवन, जय हिंद। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एयरफोर्स में जो आपकी इंग्लिश आती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, उसके लिए हम जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। और कैसे करते हैं, यही आपकी जो इंग्लिश है वो क्लर्क के एग्जाम में भी बहुत काम आती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि क्लर्क के एग्जाम में 25 नंबर की जो होती है वो आपकी इंग्लिश आती है। तो आज हमारा वही इंग्लिश सीखने का डे 3 है। कैसे सीखते हैं, डेली 5 वर्ड्स होते हैं वोकैब के और 2 रूल्स होते हैं ग्रामर के, और सिर्फ 2 जो होते हैं वो हमारे रूट वर्ड्स होते हैं। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं। देखो, अगला वर्ड हमारा आ रहा है, आज हमारा 13th वर्ड है, ठीक है। हमारा वर्ड है एडमेंट। क्या है? एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, बहुत ज्यादा जिद्दी होना, ठीक है। ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हैं इसको। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंट में एक न्यूज देखी होगी, शायद आज या कल की, आज की ही है शायद, कि एक रील बहुत वायरल हो रही है इंस्टा पे। आपने देखा होगा कि वो लड़का जो आईफोन की जिद कर रहा था, है ना, और खुद तो मरा ही मरा, साथ में पेरेंट्स को भी लेके देखी आप लोगों ने। तो खैर वो तो जिद से बहुत ज्यादा आगे का हो गया, वो तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, लेकिन आप समझ पा रहे हो, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस डिसीजन और ओपिनियन। अपना जो डिसीजन होता है, अपना जो ओपिनियन होता है, उसको चेंज करने से ही मना कर देना, बिल्कुल साफ मना कर देना कि होगा तो यही होगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। डिस्पाइट एवरीवन्स एडवाइस, सबकी एडवाइस के बावजूद भी ही रिमेन्ड एडमेंट अबाउट गोइंग टू द ट्रिप अलोन। वो जिद पे अड़ा ही रहा कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा ट्रिप। ये देख रहे हो, है ना, कि सबकी मानने से मना कर दिया। स्टबर्न, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो, इनएक्सोरेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, इनएक्सोरेबल या फिर एडमेंट। अगला आता है आपका एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि करना। जैसे आप लोगों ने देखे घर में जब कभी आप लोग मंदिर में किसी चीज को हाथ लगाते हो तो मम्मी बोलती है पहले हाथ धोना, उसके बाद ही किसी चीज को टच करियो, है ना। तो एब्ल्यूशन यानी कि कोई भी, जब आप रिलीजियस कोई भी काम करते हो तो उससे पहले आप अपने हाथ पैर जो होते हैं या मुंह वगैरह जो होता है उसको धोते हो, इसको बोलते हैं एब्ल्यूशन, ठीक है। वॉशिंग और क्लींजिंग ऑफ द बॉडी स्पेशली एज ए रिलीजियस और रिचुअल एक्ट्स। बढ़िया एग्जाम्पल देखो, बिफोर द प्रेयर, प्रेयर से पहले ही परफॉर्म्ड एब्ल्यूशन टू प्योरिटी हिमसेल्फ, कि प्रेयर करने से पहले वो जो होता है अपनी खुद की जो होता है वो क्या करता है, शुद्धि करता है। इसके सिनोनिम्स देखो, वॉशिंग, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन, बाथ या फिर रिंसिंग, ठीक है। 2 वर्ड सीखे, पहला क्या होता है एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जिद्दी होना। क्या भी बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हैं, इनएक्सोरेबल भी बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ड आया वो क्या होता है, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी रिलीजियस वर्क करते हैं तो उससे पहले जो हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एब्ल्यूशन। क्लींजिंग भी बोल सकते हो, वॉशिंग भी बोल सकते हो, बात। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, ठीक है। आपके साथ जो बिल्कुल आपकी टक्कर में जो खड़ा हुआ है उसको बोलते हैं, ठीक है। विरोधी भी बोल सकते हो, प्रतिद्वंदी भी बोल सकते हो, ठीक है। ए पर्सन हु अपोजेस समवन और समथिंग, ठीक है। कोई भी पर्सन जो होता है, देख रहे हो ये कैसे लड़ रहे हैं, ये है ना, तो ये हीरो है ना। और देखो ये इसके साथ टक्कर खा रहा है ना, इसको मना कर रहा होगा, किसी काम में इसके में टांग अड़ा रहा होगा। तो ए पर्सन हु अपोजेस समवन और समथिंग, ठीक है। कोई भी जो एक बंदा डिसीजन लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई डिसीजन लेती हूँ, ठीक है, तो उसको अपोज करने के लिए जो आ रहा होगा, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, एंटेगोनिस्ट। एग्जांपल देखो, द हीरो फेस्ड मेनी चैलेंजेस। हीरो ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, बट हिज मेन एंटेगोनिस्ट, जो उसका मेन प्रतिद्वंदी था, जो विरोधी था, टू स्टॉप इट एम एवरी स्टेप, उसने उसको हर स्टेप पे रोकने की कोशिश करी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, राइवल भी बोल सकते हो, एडवर्सरी भी बोल सकते हो, ओके। एंटागोनिस्ट। अगला है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, प्यार, है ना, प्रेम, ममता। जैसे माँ का बच्चे के साथ होता है, ठीक है, भाई का बहन के साथ होता है, ये लगाव है, ये प्यार है, ठीक है। ए जेंटल फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, लाइकिंग और केयर फॉर समवन, ठीक है, किसी की केयर करने के लिए। एग्जांपल देखो, शी हैज ग्रेट अफेक्शन, उसमें बहुत ज्यादा अफेक्शन है, बहुत ज्यादा प्यार है, फॉर हर यंगर ब्रदर, अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए। सिनोनिम्स देखो, फॉन्डनेस सुना होगा आप लोगों ने, लव या फिर अटैचमेंट, डन है।
अगले पे आई तो दो वर्ड सीखे। पहला क्या सीखा? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोधी, या फिर आप क्या भी बोल सकते हो उसको, प्रतिद्वंदी। उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? ओपोनेंट बोल सकते हो, राइवल भी बोल सकते हो, एडवर्सरी भी बोल सकते हो। दूसरा जो हमने सीखा वो क्या होता है? अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? फोननेस बोल सकते हो, लव बोल सकते हो, अटैचमेंट बोल सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, मतलब किसी के अंदर कोई कैरेक्टर है भी नहीं, कोई कोई वो, समझो वो असलियत, वो अच्छी चीज है भी नहीं, लेकिन सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए हम जो होता है उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं, है ना, उसको बोल, एक तरीके से आप कह सकते हो बटरिंग। बटरिंग से भी ज्यादा, ठीक है, बटरिंग तो अच्छी सेंस में भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, यानी कि उसके अंदर वो क्वालिटी है भी नहीं, उसके बावजूद भी उसकी वो तारीफ करना, तो क्या कह सकते हो? चापलूसी करना, यानी कि एक्सेसिव प्रेज, ठीक है, हद से ज्यादा तारीफ करना। फ्लेटरी, प्रेजिंग समवन टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना। एग्जाम्पल देखो, द सेलिब्रिटी रिसीव्ड ए लॉट ऑफ एडुलेशन फ्रॉम हर फैंस। ये तो होता ही है ना, आप लोगों को भी कोई ना कोई हीरो या कोई ना कोई हीरोइन जो होती है वो पसंद होगी, तो आप लोग उसकी भर भर के तारीफ करते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी झूठी होती है, बहुत सारी सच भी होती है, लेकिन करते हैं ना। तो फ्लेटरी, चापलूसी करना। सिकोफेंसी, ये भी यही होता है। ब्लेंडिशमेंट या फिर ऑब्सिक्वियसनेस, ठीक है, ऑब्सिक्वियसनेस, सॉरी, ठीक है, क्या हो गया? फ्लेटरी बोल सकते हो, सिकोफेंसी भी बोल सकते हो, ब्लेंडिशमेंट भी बोल सकते हो, और ऑब्सिक्वियसनेस भी बोल सकते हो। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। अगला वर्ड आ रहा है एवेरिस। एवेरिस का मतलब होता है लालच करना, ठीक है, जब जब हम कुछ नहीं कमा रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस थोड़ा सा ये आ जाए, इतने हजार आ जाए, इतने, फिर हजारों में आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं लाखों में बात करते हैं ना, जब लाखों आ जाता है तो फिर हम करोड़ों में बात करते हैं, हमारा लालच कभी बढ़ता ही नहीं है ना, सॉरी, कभी घटता ही नहीं है, हमेशा बढ़ता ही बढ़ता जाता है। छोटी गाड़ी होती तो हमें बड़ी चाहिए होती, बड़ी होती तो हमें उससे ज्यादा बड़ी चाहिए होती है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? एवेरिस, यानी कि लालच करना। एक्सट्रीम ग्रीड, वेल्थ के लिए और पोजीशंस के लिए, यानी कि आप जिस ओहदे पे हो, ठीक है, आप जिस पोजीशन पे हो उससे ज्यादा बढ़ने की मांग करना, ठीक है भैया। हिज एवेरेंस लीड टू द डाउनफॉल बिकॉज ही हैज नेवर हैड एनफ, ठीक है, उसका डाउनफॉल जो है वो होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसको जितना उसको मिलता था वो कभी उसके लिए एनफ होता ही नहीं था। ग्रीड, लालच, वोरेशियस भी बोल सकते हो, रेपेशियस भी बोल सकते हो। तो आज कितने वर्ड हुए? 6 वर्ड हुए। सबसे पहला जो हमारा वर्ड हुआ वो क्या हुआ? एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। उसके बाद हमारा आया एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? शुद्धि करना किसी भी रिलीजियस काम से पहले। फिर हमारा आया एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, आपका जो अपोनेंट होता है। उसके बाद हमारा आया अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, यानी कि प्यार, लव, फॉन्डनेस, अटैचमेंट। उसके बाद हमारा आया एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, ऑब्सिक्वियसनेस भी बोल सकते हो। उसके बाद आया एवेरिस। एवेरिस का मतलब क्या होता है? लालच। ग्रीड भी बोल सकते हो, वोरेशियस भी बोल सकते हो। बोलो ये समझ में आ गया? आगे चलें। अब आते हैं हमारे रूट वर्ड्स पे। हमारे 2 रूट वर्ड्स हम करते हैं ना, तो पहला जो रूट वर्ड है वो क्या होगा? गायनी। सबको पता होगा गायनी। जो फीमेल्स की डॉक्टर होती है, जो फीमेल्स की डॉक्टर होती है उनको क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट सही प्रोनाउंसिएशन होती है गिनकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गायनी का मतलब क्या होता है? स्त्री, यानी कि फीमेल, यानी कि वुमेन, ठीक है। और देखो गिनकोलॉजी, लॉजी वर्ड जहां पे भी आ जाता है इसका मतलब भी क्या होता है? स्टडी। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बायोलॉजी, सुना होगा ना, बायोलॉजी। लॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है। और बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि जिसके अंदर भी लाइफ होती है, जीवन होता है, जो सांस ले पा रहा है, ठीक है, लिविंग चीजें जो होती है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो लॉजी का मतलब, लॉजी भी एक रूट वर्ड है, लॉजी का मतलब भी क्या होता है? स्टडी करना। तो गाइनो का मतलब क्या हो गया? फीमेल, चलो ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद वुमेन्स हेल्थ, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उनकी पूरी बॉडी के बाद इसने स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो गिनकोलॉजी का मतलब होता है किसी भी फीमेल की बॉडी की स्टडी करना, किसी की भी नहीं, मतलब सबकी फीमेल की बॉडी की जो स्टडी करना होता है उसको बोलते हैं गिनकोलॉजी, ठीक है। गिनकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, फीमेल्स डॉक्टर जो होती हैं उनको बोलते हैं गिनकोलॉजिस्ट। गिनोक्रेसी, अब ध्यान देना,
क्रेसी भी एक रूट वर्ड है, और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र। तंत्र यानी कि वो तंत्र मंत्र वाला तंत्र नहीं है ये, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है। तो और गायनी का मतलब क्या हो गया, फीमेल, ठीक है। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो कौन रन करता है, फीमेल्स रन करती हैं, उनको क्या बोल दिया जाएगा। हाँ जी भाई, समझ पा रहे हो, उसको क्या बोल दिया जाएगा, गायनोक्रेसी, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय विमेन। एक ऐसा सिस्टम या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा रन करी जाती है, विमेन्स के थ्रू। उसके बाद आता है गायनोइड। देखो ये क्या होता है, ओइड, ये जो वर्ड है ना ओइड, ये होता है रोबोट से रिलेटेड, ठीक है। और ये गायनी जो हो गया, ये किससे हो गया, फीमेल से रिलेटेड। तो ऐसा रोबोट जिसकी अपीयरेंस जो होती है वो किसके जैसी होती है, फीमेल्स के जैसी होती है, उसको क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, गायनोइड। उसके बाद आता है गायनार्की, ठीक है, ये भी वही होता है, आर्की का मतलब भी तंत्र ही होता है। तो गायनार्की का मतलब हो गया एक सोसाइटी, एक सिस्टम जो किससे डोमिनेट होता है, विमेन से डोमिनेट होता है। यानी कि जहाँ पे विमेन्स की ज्यादा चलती है, विमेन्स पावर ज्यादा होती है, एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, विमेन्स की पावर ज्यादा होती है, जहाँ पे उन्हीं की चलती है, उनके डिसीजंस जो होते हैं वो माने जाते हैं, ठीक है, ऐसी सोसाइटी। अब जो होता है गायनकोमेस्टिया, गायनकोमेस्टिया का मतलब होता है, देखो जैसे फीमेल्स, पता है आपको कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं 13 से 14 17 साल की जो उम्र होती है टीन एज में, तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लड़के जो होते हैं, कुछ बॉय जो होते हैं, उनमें भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो होती है वो लड़कियों की तरह हो जाती है, तो उसको बोलते हैं गायनकोमेस्टिया, यानी कि द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है एंड्रोगाइनी। एंड्रो वर्ड किससे रिलेटेड है पता है, एंड्रो, बचपन में ना 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एंड्रोजन हार्मोन होता है। एंड्रोजन हार्मोन किस में होता है, मेल्स में होता है एंड्रोजन। तो एंड्रो जो वर्ड होता है ये होता ही मेल से रिलेटेड है, ठीक है। जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। जो मेल्स का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो एंड्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, मेल से, और गायनी वर्ड किससे रिलेटेड है, फीमेल से, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर मेल्स के कैरेक्टर भी होते हैं और फीमेल्स के कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल दिया, एंड्रोगाइनी। फिर आता है मीजोगाइनी। यहां से देखो फिर एक वर्ड निकल के आया, मीजो। मीजो का मतलब भी होता है हेट, यानी कि नफरत करना किसी से, ठीक है, मीजो। और गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो फीमेल से नफरत करता हो, लड़कियों से नफरत करता हो, ठीक है, या विमेन से नफरत करता हो, उसको क्या बोलेंगे, मीजोगाइनी। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। तो गायनी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से कितने रूट वर्ड्स निकल के आए। गायनी का मतलब क्या हो गया, फीमेल, चलो ठीक है। लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। क्रेसी का मतलब क्या हो गया, तंत्र। ओएड का मतलब क्या हो गया, रोबोट, ठीक है। एंड्रो का मतलब क्या हो गया, जो मेल से रिलेटेड होगा। और मीजो का मतलब क्या हो गया, किसी चीज से नफरत करना। चलो अब आगे, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, ईगो। ईगो, ईगो का मतलब होता है घमंड, यानी कि सेल्फ, यानी कि आई, प्राइड, यानी कि समझ रहे हो ना घमंड का मतलब क्या होता है, यानी कि हर चीज के सेंटर में खुद को ही रख के देखना, उसको बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखो ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब ये होता है पर्सन हु इज, मतलब जो खुद से ही ऑब्सेशन में होता है जो बंदा, है ना, मतलब हर चीज में मैं, है ना, कुछ भी काम कर रहा हूं तो मैं, ठीक है, कोई बात हो रही है तो भी सबसे पहले अपनी बात करनी है, सब कुछ अपना, तो उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, ठीक है। जो हमेशा अपने बारे में क्या करता है, बातें। पर्सन हु इज एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन और कंसर्न्ड विद वनसेल्फ, जो अपने आप से कंसर्न रखता है बस। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ हमेशा अपने बारे में बात करता है। यहाँ पे टी वर्ड आ रहा है ईगोटिस्ट में। टी का मतलब होता है टॉक करना, यानी कि बातें, जो हमेशा अपने बारे में बातें करता है। कितने भी लोग बैठे हो, एक सर्कल में 10 से 15 लोग बैठे हैं, उनकी नहीं सुन रहा है, बस उसे अपने बताने से मतलब है। उसे वो बोल भी रहे हैं तो उसको ये होता है ये कब चुप होंगे और मैं कब बताऊंगा, और वो बता भी क्या रहा है, सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये, मैं वो, मैंने इतना, मैंने ये सब, इसको बोलते हैं क्या, ईगोटिस्ट। बोलो समझ में आया। अगले वर्ड पे आते हैं, ईगोटिज्म। ईगोटिज्म यानी कि किसी चीज में मैं की, मतलब मैं की तो होगी भावना, द बिलीव दैट वन इज मोर इंपोर्टेंट और बेटर देन अदर्स, यानी कि हमेशा अपने आप को ये देखना कि कितना भी बेहतरीन इंसान तुम्हारे सामने बैठा, उससे कुछ सीखना नहीं है तुम्हें, बस इतना मतलब है कि मैं उससे बेहतर हूं, कैसे ना कैसे करके ये प्रूव करना है कि मैं अच्छा हूं,
आगे बात समझ में? यानी कि हमेशा दूसरों से अपने आप को क्या समझना, बेटर समझना, हमेशा अच्छा समझना, उसको बोलते हैं क्या, ईगोटिज्म। ईगो सेंट्रिक, सेंट्रिक वर्ड देख रहे हो, सेंटर, यानी कि जो ये मानता हो, ये तो इतने लेवल की होती है, मतलब वो ये मानता है कि इस दुनिया के ब्रह्मांड का जो केंद्र है ना वो मैं हूँ, मतलब दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है। होता है एक आध इंसान ऐसा जरूर होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना। यानी कि वो हर चीज का सेंटर खुद को मानता है कि मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं हूं तो ब्रह्मांड चल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है इस धरती पे ऐसा रहने के लायक अगर मैं नहीं हूं तो। उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ईगोस्फेयर यानी कि उसका वातावरण, उसका जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ, वो ही कैसा है, ईगोटिस्टिक, ठीक है। यानी कि द पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी सॉरी दैट इज सेंटर्ड ऑन द ईगो, जो बेस्ड ईगो के ऊपर है। अगला है ईगो ड्राइव, ठीक है, जिस बंदे का हर डिसीजन, हर थॉट, हर बात, हर चीज ईगो से निकल के आती है, यानी कि उसको ड्राइव ही वो करता है, उसका ऐसा बिहेवियर। तो बिहेवियर और एक्शंस ड्राइव बाय सेल्फ इंटरेस्ट और प्राइड, ठीक है। ईगो लेस, लेस वर्ड आया हुआ, यानी कि उसके अंदर ईगो नहीं होती, जो बंदा सेल्फिश नहीं होता, जो दूसरों की भी सोचता है, वो ज्यादा हम्बल होता है, वो ज्यादा काइंड होता है, ठीक है। ईगोइज्म द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग फॉर और ओन इंटरेस्ट, यानी कि दूसरे बंदे को देख के ये महसूस करना कि इसको कैसे ना कैसे बस यूज कर ले अपने काम के लिए, समझ रहे हो। यानी कि अगर दूसरा बंदा तुम्हारे साथ बैठा तो तुम उससे नॉर्मल इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हो, तुम में बस तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही है, मान लो उस इंसान के दिमाग में, कि इसका कैसे यूज करूं अपना कोई फायदा निकालने के लिए, अपना कोई काम निकालने के लिए। वो वाली फीलिंग जो होती है उसको बोलते हैं इगोइज्म। इगोटिस्टिक बिहेवियर, वही इस पूरे बिहेवियर को इगोटिस्टिक बिहेवियर बोलते हैं, यानी कि जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। समझ में आ गया? दो वर्ड पढ़े हमने, एक पढ़ा गैनी, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, इससे इन से ना ये जहाँ पे टी आया है, टी आया, टी का मतलब टॉप मान के चलना, ठीक है। सेंटर का मतलब तो खैर आप लोग समझ ही लोगे कि जो हर चीज का सेंटर खुद को ही मानता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब दो रूल्स आते हैं, ठीक है। मतलब तीन रूल हम पहले कर चुके हैं, एक लिस्ट का करा था हमने कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लिस्ट के साथ कभी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, ठीक है। ये बातें हम कर चुके हैं, तीन रूल कर चुके हैं, दो नहीं भैया तीन कर चुके हैं, शायद ये फोर्थ है, ये ना फोर्थ है, नंबरिंग गलत डली हुई है, कोई बात नहीं। क्या है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। जब भी ईच, ईदर, नीदर, इनके साथ क्या आया हो, ऑफ आया हो, तो इनके साथ हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। और अगर कभी भी कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आया हो तो वो हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ईच, ईदर, नीदर ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब समझो क्या, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करते हैं, एक एक इंसान से बात करें। अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे तो एक एक इंसान से बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, सबसे अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अलग अलग बात कर रहे हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ये समझ गए। क्या कहा, ईच, ईदर, नीदर, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। अगर इनके साथ कभी क्या आया, ऑफ, ऑफ यहाँ पे क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन तो समझते हो, एट है, विद है, ऑफ है, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें क्या होती है, प्रपोजिशन होती है। अगर इनके साथ कभी भी कोई नाउन आता तो वो नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल, ठीक है, कैसा होता है, और ये क्यों नहीं काम कर रहा है, तो कैसा होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद जो वर्ब आते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और उसके साथ अगर कोई भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे ये देखो ईच, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑफ, ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। ऑफ जो है ये यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये द बॉयज जो है ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है। ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लगता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का तो वर्ब से कोई लेना देना होता ही नहीं है, समझ रहे हो। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का तो वर्ब से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ईच क्या है, ईच यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन हमने पिछली क्लास में सीखे थे, क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं, ठीक है, जो नाउन की जगह पे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है,
प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पे आया हो, तो यानी कि ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलती, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस डालना है कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच का मतलब होता है हर एक लड़के ने, प्रत्येक लड़के ने, यानी कि इस क्लास में जितने लड़के हैं उनमें से एक एक ने, यानी कि आप हर एक की बात कर रहे हो, एक एक करके बात कर रहे हो, सबसे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एक एक करके बात करो, सबकी बात नहीं करो, सबकी तो करो लेकिन सबके साथ एक एक करके बात करो। ईच ऑफ यानी कि प्रत्येक ने, हर एक ने, सब में से हर एक ने। बात समझ में आ गई? तो जब ऐसा कुछ काम होता है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो होता है। तो यहाँ पे ईच जो है वो सब्जेक्ट है, ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, द बॉय जो है ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक बात कहूं, मुझे सब्जेक्ट को तो वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। इतना समझ आता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होती है वो क्या आएगी, वर्ब आएगी। और ऑब्जेक्ट कैसा है, ईच, यानी कि हर एक की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर रहेगी, यानी कि है जाएगा। इतना समझ आ गया? और सीधी सी बात है, इसने क्या कहा है कि लड़कों में से हर एक ने अपना जो असाइनमेंट है वो पूरा किया है, सबने अपना अपना असाइनमेंट पूरा किया है, सबने मिलके एक का असाइनमेंट पूरा नहीं किया है, सबने अपना अपना करा है, यानी कि हिज असाइनमेंट। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे सबकी नहीं, एक एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ, जो ऑफ होती है ना, ऑफ होती है प्रेपोजिशन होती है, और जो ऑफ होता है ये प्रेपोजिशन होती है। और प्रेपोजिशन जो होती है ना, ये छांटने का काम करती है। किसका काम करती है? छांटने का काम करती है। अब आप बताओ, आपके पास दो बंदे हैं, तो आप दो में से कहोगे ना कि हर एक ने, लड़के ने, दोनों में से हर एक लड़के ने। पांच है तो क्या कहोगे, सॉरी यार, अगर पांच है तो क्या कहोगे कि पांचों में से हर एक लड़के ने। छह है तो छह में से हर एक लड़के, लेकिन होगा ही एक, तो उसमें क्या हर एक है, उसमें तो प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए नाउन तो कैसा ही आना है, प्लूरल आना ही है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अगर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आती है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आई है। समझ आया? अगले पे चलते हैं। बताओ ये वाला सेंटेंस बताओ, चलो ये वाला जो सेंटेंस है, एक मिनट क्या बोलते हैं, 1 मिनट का वीडियो का पॉज लेना और ये सेंटेंस बताओ। ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड, ये तो हो गया, ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये तो हो गया, समझ में आ ही गया होगा। हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और देयर की जगह पे क्या आ जाएगा, बताओ, हिज, यानी कि अपना अपना असाइनमेंट पूरा किया। ठीक है, ये बताओ, चलो ये पीछे हो चुका है। Each of these 5 students have worked very hard on this project। क्या मतलब है, इन 5 स्टूडेंट्स में से हर एक ने इस प्रोजेक्ट पे बड़ी मेहनत से काम किया है। तो 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है, समझो बात को, ये 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का क्या है, 1 मिनट दो, ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये 5 स्टूडेंट नहीं है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहा है कि 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा ईच है। ठीक है, और जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यानी कि हैज आएगा। समझ आया? अच्छा रूल है, दोबारा समझाती हूँ। कभी भी अगर क्या लग रहा हो, ईच, ईदर, नीदर, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ईदर का मतलब होता है दो में से एक, और ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक। तो सब में एक एक की बात हो रही है, और अगर सब में एक एक की बात हो रही है तो ये तो प्रेपोजिशन है, और ये क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब आएगी ये तो सिंगुलर ही आएगी ना, क्योंकि ये तो सारे सिंगुलर है। ईच का मतलब प्रत्येक, ईदर का मतलब दो में से एक, और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, यानी कि सब में एक एक की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है, वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, और जो एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, चलो अगला रूल है, ये रूल नंबर 4 नहीं है भैया, ये रूल नंबर 5 है। ठीक है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे बड़ा जो प्रोनाउन होता है वो यही होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। समझते हैं कहाँ यूज होते हैं। हु और हुम जो होता है वो इंसानों के लिए यूज होता है। ठीक है, हु जो होता है ना, अगर कभी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है हु।
ठीक है। और जो whom होता है ये यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। उसके बाद है विच किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए, यानी कि चीजों के लिए यूज होता है, और ये एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। क्लोजेस बताऊंगी अभी, क्लोजेस क्या होता है इसके बारे में अलग से बात करेंगे। दैट जो होता है ये जब किसी ह्यूमन बींग्स पे या चीजों पे एम्फेसिस कर रखा है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना, ठीक है, तो जहां पे चीजों के ऊपर जोर डाल रखा है वहां पे क्या यूज होता है, दैट। उसके बाद आता है व्हाट की क्या होता है, नाउन क्लोज होता है व्हाट, ठीक है, नाउन क्लोज बनाने के काम आता है। शुरू करें, दोबारा से समझाती हूँ। हु और हुम जो होता है वो इंसानों के लिए यूज होता है। अगर सब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस में तो क्या यूज होता है, हु। ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या यूज होता है, हुम। दूसरा क्या है, विच जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए चीज यूज होता है, या फिर एनिमल्स के लिए जो होता है वो यूज होता है। दैट किसके लिए यूज होता है, जब किसी इंसान पे या फिर किसी एनिमल पे जोर डाल रखा हो उस चीज पे तो दैट यूज होता है। और व्हाट जो होता है ये यूज होता है नाउन क्लोज बनाने के लिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, द गर्ल हु यू हैड स्लैप्ड इन द क्लास कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल। जिस लड़की को तुमने क्लास में थप्पड़ मारा था ना, उस लड़की ने प्रिंसिपल के आगे कंप्लेंट कर दी है, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये बताओ सब्जेक्ट कौन है, गर्ल, बोलो, है ना, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, गर्ल है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ पे हु यू हैड स्लैप्ड इन द क्लास, Who you had slapped in the class, ये तो इस लड़की के बारे में बता रहा है यहां से यहां तक तो, कि जिस लड़की को तुमने थप्पड़ मारा था। और जो कंप्लेंट है वो क्या है, वर्ब है। बात समझ में आ रही है, जो कंप्लेंट है वो क्या है, यहाँ पे वर्ब है। क्या समझे, ये जो पूरा का पूरा क्लोज है, ये जो पूरा का पूरा क्लोज है, Who you had slapped in the class, वो लड़की जिसको तुमने क्लास में थप्पड़ मारा था, ये तो ये तो एडजेक्टिव क्लोज नहीं हो गया। मतलब ज्यादा गहराई में ना जाओ, एडजेक्टिव क्लोज मतलब क्लोज तो, क्योंकि ये इस लड़की के बारे में बता रहे हैं। सोचो दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करो मैं हूं और मेरे साथ एक और टीचर है, वो बात कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि एक तो मैं पूरा सेंटेंस उनसे बोलूं कि वो लड़की जिसको आपने क्लास में थप्पड़ मारा था ना, उसने प्रिंसिपल के आगे कंप्लेंट कर दी है, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा बताया कि वो लड़की जिसको तुमने थप्पड़ मारा था क्लास में, और एक मैं ये बोलूं उस लड़की ने क्लास में कंप्लेंट कर दी, उस लड़की ने प्रिंसिपल के आगे कंप्लेंट कर दी। अब वो पूछेंगे ना कौन सी लड़की ने, लड़की तो बहुत होंगी, कौन सी लड़की, जिसको तुमने थप्पड़ मारा था। बात आई समझ में। तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, हु यू हैड स्लैप्ड इन द क्लास, ये जो बीच का पोर्शन है ये डिफाइन करने के लिए है उस लड़की को। अरे बात समझ में, बोलो। तो ये जो बात है ये लड़की की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखो, ये वाला क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये वाली क्या है, मेन वर्ब। अब तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होता है, हु या हुम यूज होता है। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। एक तो ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन करने का तरीका ये क्या है, देखो, हु यू हैड स्लैप्ड इन द क्लास, एक होता है डूअर और एक होता है रिसीवर, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा डूअर होता है, यानी कि काम करने वाला, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट ही होता है ना वो हमेशा रिसीवर होता है, यानी कि उस काम को रिसीव करने वाला, जिसपे वो काम हुआ है। अब इस तरीके से देखो, उस लड़की ने थप्पड़ खाया है या थप्पड़ मारा है, उस लड़की ने थप्पड़ खाया है। Who you had slapped in the class, तो उसने थप्पड़ खाया, तो वो डूअर है कि रिसीवर है, रिसीवर है। रिसीवर का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे हम किसको ही यूज करते हैं, whom को करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। दो तरीके हैं। चलो ये बताओ, द कार विच हु यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज माई फादर्स। 1 मिनट देना यार, ठीक है, 1 मिनट बताओ जब तक इस सेंटेंस को करो पॉज करके। चलो बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा, द कार विच हु यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज माई फादर्स। बताओ
बताओ, क्या कह रहा है कि वो जो गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी हुई है ना, वो मेरे पिताजी की गाड़ी है। तो ऑब्वियस है गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी की बात हो रही है। तो जब भी कोई एनिमल्स या फिर किसी गाड़ी की बात हो रही है तो वहां पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पे, क्या आएगा, विच आएगा। ये तो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है ना, तो वहां पे क्या आएगा, विच आएगा। अब ये तो विच का बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। एक और बात बताती हूँ, विच का अच्छा सवाल कैसे बनेगा, वो बनेगा विच के क्लोज वाले काम से। क्लोज वाले काम का क्या मतलब है, कई बार देखो जैसे ये पहले वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने ये whom लगाया किसके लिए, इस लड़की के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने which लगाया किसके लिए, ये कार के लिए। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आप बढ़ते हो, ये किसी सिंगल वर्ड के लिए नहीं बढ़ते हो, ये पूरे के पूरे क्लोज के लिए बढ़ते हो। एक पूरी बातचीत होती है और उस बातचीत के लिए क्लोज बढ़ना पड़ता है, और उसमें हमेशा जो क्लोज का यूज होता है वो होता है विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे जो whom लगाया मैंने वो सिर्फ इस लड़की के लिए लगाया, किसी एक इंसान की बात कर रही है। यहाँ पे जो which लगाया है वो एक कार के लिए, एक इंसान की, एक चीज की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एक चीज की बात ना हो कि पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने वाला है वो, ठीक है, उसकी जगह पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो लगता है which। जैसे ये वाला सेंटेंस पढ़ो, You have never questioned any decision of your master that is a proof of your loyalty। तुमने कभी सवाल नहीं उठाया अपने मास्टर के डिसीजंस पे, यही तुम्हारी लॉयल्टी का क्या है, सबूत है। अब मैं साफ साफ कह रही हूँ यहाँ पे विच किसके लिए आया, कार के लिए, whom किसके लिए आया, गर्ल के लिए। पर ये बताओ यहाँ पे जो ये दैट आया ये किसके लिए आया, मास्टर प्रूफ है तुम्हारी लॉयल्टी का, नहीं। डिसीजन प्रूफ है तुम्हारी लॉयल्टी का, नहीं। क्वेश्चन ये तो अपने आप में ही क्या है, वर्ब है। नेवर ये तो अपने आप में ही क्या है, एडवर्ब है। तो क्या है लॉयल्टी का प्रूफ। तो क्या इस सेंटेंस को तुम्हें ऐसा सिंगल शब्द दिख रहा है जिसके लिए तुम ये कह दो कि ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है। जैसे यहाँ पे विच सिर्फ कार के लिए आया, whom सिर्फ गर्ल के लिए, ये दैट किसके लिए आया है यहाँ पे। यहाँ पे तो पूरा का पूरा देखो अब क्लोज, यू हैव नेवर क्वेश्चनड एनी डिसीजन ऑफ योर मास्टर। यू हैव, तुमने कभी सवाल ही नहीं किया किसके ऊपर, अपने मास्टर के डिसीजंस के ऊपर। तो ये इस पूरे के पूरे क्लोज को रेफर कर रहा है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड को रेफर नहीं कर रहा है, इस पूरे के पूरे क्लोज को रेफर कर रहा है ये दैट। और जब कभी भी पूरी की पूरी बात पूरे के पूरे क्लोज को कोई रेफर कर रहा हो तो ये काम सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन कर सकता है, और उस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या नाम है, विच। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है विच के ऊपर, समझ गए। तो जब कोई एक वर्ड पे फोकस ना करके, एक चीज पे फोकस ना करके पूरे की पूरी क्लोज, पूरी की पूरी बात पे फोकस करा जा रहा हो, ठीक है, तो वहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो क्या होता है, विच, ठीक है। अब चलो, तुम्हारे दिमाग में हो सकता है एक सवाल आए, और सवाल हो सकता है ये आए कि मैम आपने कहा हु जो होता है वो भी इंसानों के लिए यूज होता है, whom जो होता है वो भी इंसानों के लिए यूज होता है, दैट जो होता है, देखो सबसे पहले वाली स्लाइड में दैट जो होता है वो भी किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन बींग्स और थिंग्स के लिए। पर हमें कैसे पता चलेगा कि दैट जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हो रहा है, थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, या फिर whom यूज होगा उस सेंटेंस में। बात करते हैं। देखो मैंने कहा एम्फेसिस, मैंने एक वर्ड लिखा, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। और जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं ना, उसके लिए कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली होते हैं। जैसे देखो, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। और वो भी कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, दैट। ये किसी भी सेंटेंस में जब आता है तो एम्फेसिस करने के लिए आते हैं, जोर डालने के लिए आते हैं। बात करते हैं पहले वाले की। शी इज द सेम लेडी हु स्टोल योर वॉलेट। बताओ, ये वही औरत है, ये वही औरत है। देखो जैसे कि तुमने देखा, लेडी से पहले देखो द सेम, इस पे फोकस अभी बाद में करना, द सेम। तुम खुद ही देखो कि ये वही, नाउन पे स्ट्रेस डाला गया है कि वही लेडी है, सेम लेडी है, समझ रहे हो। तो नाउन पे स्ट्रेस, और जब भी मेरे पास नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो, उस पे एम्फेसिस आया हो, तो वहां पे हु नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दैट। बात समझ में आ गई। हम वहां पे हु नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, ठीक है। शी इज द सेम लेडी, वही लेडी है ये, सेम। बात समझ में आई। हु, ये बात आपकी ठीक है। हु और जो whom होता है वो किसके लिए यूज होता है, इंसानों के लिए यूज होता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी किसी चीज पे, किसी एनिमल पे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो, फिर तो चाहे वो चीज हो कोई भी, अगर उस पर एम्फेसिस डाला गया ना, जोर डाला गया, तो वहां पे क्या यूज होगा, दैट।
ठीक है, अब देखो ये देखो, द फ्यू पीपल दैट कम टू माई पार्टी आर द ओनली फ्रेंड्स आई हैव टिल नाउ। वो जितने थोड़े मोटे लोग मेरी पार्टी में आए थे ना, आर द ओनली फ्रेंड्स आई हैव टिल नाउ, सिर्फ वही दोस्त है मेरे आज तक। ठीक है, मेरे वही दोस्त हैं आज तक, द फ्यू पीपल, ठीक है, वही थोड़े से लोग जो पार्टी में आए थे, आर द ओनली फ्रेंड्स आई हैव टिल नाउ, आज तक वही मेरे दोस्त हैं। किसके ऊपर? फ्यू पीपल, वो थोड़े से दोस्त, जोर डाला गया है, सब लोग नहीं, वो थोड़े से जो पार्टी में आए थे, वो थोड़े से, समझ रहे हो, थोड़े से, तो इस चीज पे एम्फेसिस करा गया है, जोर डाला गया है, तो जोर डाला गया है तो एक बात तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा? दैट ही आएगा। बोलो भैया, बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक मिनट यार, ठीक है। हो ही गई है क्लास, बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया है? जब भी हमारे पास क्या हो, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, ऑल, एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ हो, तो वो नाउन पे जोर डालने के लिए होता है। वहां पे किसका यूज करा जाता है? दैट का यूज करा जाता है। दोबारा से एक बार फटाफट से इस रूल को समझते हैं। पहला, जब भी हु या हुम आया तो किसके लिए यूज होता है? इंसानों के लिए। हु यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, हुम यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। चीजों के लिए या फिर एनिमल्स के लिए कोई चीज आए तो वहां पे क्या इसका यूज होता है? विच का। लेकिन अगर कभी भी एक वर्ड को ना रेफर करके पूरे के पूरे क्लोज को रेफर करना होता तो उस पे किसका यूज आता है? विच का। ह्यूमन बींग्स और चीजों पे अगर दोनों पे एम्फेसिस डाल रखा है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, तो जब भी जो आएगा वो क्या आएगा? दैट आएगा। समझ में आ गया? अगर इससे रिलेटेड अभी भी आप लोगों का कोई सवाल है, ठीक है, इन दो रूल से रिलेटेड, देखो अच्छे रूल थे दोनों और क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, एयरफोर्स में भी आते हैं, और क्योंकि देखो दोनों में अच्छी खासी इंग्लिश आती है, और आपका जो कलर का एग्जाम है उसमें भी अकेली 25 नंबर की जो होती है वो इंग्लिश आती है, तो पढ़ लेना। और उसके बाद अगर कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।